दोस्तों रशिया में सिर्फ अभी आईटी नहीं, बहुत सारे फील्ड्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है और हर कोई जो है अप्लाई कर सकता है, चाहे वो रशियन लैंग्वेज जानता हो या फिर नहीं जानता हो। और साथ ही इंडी वर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन शुरू हो चुका है। तो अगर आपको रशिया में जॉब करना है या फिर वहाँ के यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है किसी भी कोर्स में, तो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आप मेरे म्यूजिक चैनल में इन्वेस्टर और पार्टनर बनना चाहते हैं तो भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए इस नंबर पे। हेलो गाइस, वेलकम टू इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस के दिए गए बयान, जो कि उन्होंने इंडिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में दिया है, उसके बारे में इन्होंने क्या कहा। जॉर्ज सोरोस के स्टेटमेंट को सुनकर तो ऐसा लगता है कि वो इंडिया के गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं। जॉर्ज सोरोस एक हंगेरियन अमेरिकन इन्वेस्टर है और इनका एक फाउंडेशन भी है और ये दुनिया की डेमोक्रेसी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि दुनिया की हर कंट्री अपनी डेमोक्रेसी और अपने गवर्नमेंट को इनके ओपिनियन से चलाए। मतलब किसी कंट्री की सरकार को कैसा होना चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? क्या एक यूएस बेस्ड संगठन ये डिसाइड करेगा कि किसी कंट्री की गवर्नमेंट को किस तरह से काम करना चाहिए, या उस कंट्री के लोग ये डिसाइड करेंगे? जॉर्ज सोरोस एक ऐसे पर्सन है जिन पर काफी सारे आरोप हैं कि इन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए काफी सारी कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है, उन कंट्रीज की डेमोक्रेसी और उनके गवर्नमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब जॉर्ज सोरोस ये कह रहे हैं कि इंडिया रशियन ऑयल खरीदकर उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज को बेचकर उनसे काफी फायदा उठा रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री तो है, लेकिन इंडिया के लीडर नरेंद्र मोदी जी एक डेमोक्रेट नहीं है। वो कहते हैं कि इंडिया एक तरफ क्वाड का हिस्सा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसी कंट्रीज शामिल है, और दूसरी तरफ वो रशियन ऑयल बेचकर काफी सारे पैसे कमा रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि यूएसए ने खुद कहा है कि न्यू दिल्ली के रशियन ऑयल खरीदने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर सोरोस ये बातें अब क्यों उठा रहे हैं? अब काफी सारी ऐसी कंट्रीज है जो कि इंडिया के ग्रोथ से काफी जेलस है, और शायद जॉर्ज सोरोस को भी ये बात पसंद नहीं आ रही है। और काफी सारी यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज है जो कि इंडिया को सुपर पावर बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं। मगर अब कोई भी इंडिया को एक सुपर पावर बनने से बिल्कुल नहीं रोक सकता है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया की डेमोक्रेसी स्ट्रांग है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स में से एक है। एस जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस के स्टेटमेंट पर काफी अच्छा रिप्लाई दिया। उन्होंने कहा कि जॉर्ज शायद आज भी यही सोचते हैं कि दुनिया आज भी उनके ओल्ड रिच ओपिनियंस पर चलेगी। तो चलिए हम सभी वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। Dr. Jashangi, a lot of your comments. डॉक्टर जयशंकर, आपकी बहुत सारी कमेंट्रीज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने और डेमोक्रेसी के डिफरेंट फॉर्म्स पर फोकस थी। Democracy and different forms of democracy. There are occasional comments that we see. कभी कभी ऐसे कमेंट्स होते हैं जो हम इंडिया के डेमोक्रेसी को कमजोर करने पर देखते हैं। रिसेंटली बीबीसी के कॉन्टेक्स्ट में और कल ही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कई सारे मुद्दों पर बात की। Spoke on many. लेकिन रिसेंटली ओपन और क्लोज सोसाइटीज पर और इंडिया में इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की गई। Institutional reform in India. How do you, as foreign, आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर के रूप में इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, स्पेशली जब आप अपने क्वाड मिनिस्टर्स के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं? देखिए, मैंने वास्तव में 2 पॉइंट्स बनाए हैं। पहला ये है कि दुनिया कैसे बदल रही है, ये रीबैलेंस कर रही है। ये लेस यूरो अटलांटिक है। I don't think everybody gets that. मुझे नहीं लगता कि ये सबको समझ आता होगा। मुझे लगता है कि पुरानी आदतें हैं वो मुश्किल से ही जाती हैं। मेरा मतलब ये है कि काफी क्लियरली दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनका डेफिनेशन, उनका प्रेफरेंस और उनका व्यू हर चीज को इनवैलिडेट करता है। Views must override everything else. So, since you इसीलिए जब से आपने इस स्पेसिफिक एग्जांपल को मेंशन किया है, मुझे नहीं पता कि म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों से लोग कितने फेमिलियर हैं, जहां एसेंशियली मिस्टर सोरोस ने ये कहा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक डेमोक्रेट है। the Prime Minister of India is a Democrat. और वैसे भी कुछ साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में मैं वही था, उन्होंने वास्तव में हम पर लाखों मुस्लिम्स की सिटीजनशिप छीनने का प्लान बनाने का आरोप लगाया था। Of planning to strip millions of Muslims of their citizenship, which of course didn't. जो कि बिल्कुल नहीं हुआ था। ये एक रिडिकुलस सजेशन था, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वास्तव में इसका मतलब क्या है। मैं ये सोच सकता हूँ कि जिस व्यक्ति के बारे में सवाल किया जा रहा है, मिस्टर सोरोस, वो न्यूयॉर्क में बैठे एक ओल्ड रिच ओपिनियन वाले व्यक्ति हैं। Old, rich, opinionated person sitting in New York who still think. तो अभी भी ये सोचते हैं कि उनके ओपिनियंस को ये डिटरमाइन करना चाहिए कि पूरी दुनिया कैसे काम करती है। Now, if अब अगर मैं सिर्फ पुराने रिच ओपिनियन पर रुक सकता हूँ तो मैं इसे दूर कर दूंगा, but he, लेकिन उनके पुराने रिच ओपिनियन बहुत डेंजरस है। because what happened, क्योंकि क्या होता है जब ऐसे लोग और ऐसे व्यूज और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं तो वास्तव में नैरेटिव्स को शेप देने में रिसोर्स इन्वेस्ट करते हैं। West resources
in shape. मैंने ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात की है। I spoke about globalization. Now, what अब ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? ये वास्तव में ग्लोबलाइजेशन की बहुत सारी सीमलेसनेस पैदा करती है, जो सभी अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करती है, creates all the opportunities. Also, और ये नरेटिव्स को शेप देने की अनुमति देता है। इससे पैसे आते हैं और उनके एजेंडे के बारे में जानने की अनुमति भी देता है। foundations to go about their agenda. अब इस पर्टिकुलर केस में मेरा मतलब ये है कि बहुत क्लियर है कि उनकी काफी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेफरेंस है। वो वास्तव में ये सोचते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि ये 1.4 बिलियन लोगों की कंट्री है। हम लगभग वही हैं जिसके वोटर्स ये डिसाइड करते हैं कि कंट्री को कैसे चलाना चाहिए। Whose voters decide how the country should run. He actually thinks, well, वो एक्चुअली में ये सोचते हैं, अगर आप ये जानते हैं, और फिर से मैं उन्हें एक्सट्रीम एग्जांपल के रूप में जस्टिफाई करता हूँ, लेकिन अलग अलग कंट्रीज में इसके दूसरे मैनिफेस्टेशंस हैं। there are other manifestations of this in different countries where जहाँ उनके जैसे लोग सोचते हैं कि इलेक्शन अच्छे हैं। an election is good if the person we want to see wins. If the election throws up a अगर हम जिस व्यक्ति को जीतते हुए देखना चाहते हैं वो जीते, तो अगर इलेक्शन का कोई अलग रिजल्ट आता है तो हम कहेंगे कि ये एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है। और आप जानते हैं कि इसकी ब्यूटी ये है कि ये सब ट्रांसपेरेंसी के, ओपन सोसाइटी के, एडवोकेसी के बहाने किया जाता है। all this is done under the pretense of advocacy of open society, of transparency, etc. So our generation हमारी जनरेशन और हम रीजन चेंज जैसे कॉन्सेप्ट्स के साथ बड़े हुए हैं, जो कि ऑपरेशंस को प्रभावित करते हैं। now you can call it what you will. I mean, to me this really looks the same with a gloss of some kind of do-goodism. मेरा मतलब ये है कि ये वास्तव में बुद्धिज्म के किसी तरह के ग्लॉस के साथ ऐसा ही दिखता है। इसीलिए मेरे लिए ये आज वास्तव में जरूरी है कि हम आज डेमोक्रेसी पर एक सीरियस बातचीत करें। Conversation on democracy. When जब मैं अपने डेमोक्रेसी को देखता हूँ, मेरा मतलब है कि आज मेरे पास वोटर टर्नआउट है, voter turnout, which is जो अनप्रेसिडेंटेड इलेक्टोरल आउटकम है, जो कि एक डिसाइसिव इलेक्टोरल प्रोसेस है, decisive, electoral जिस पर सवाल उठाए जाते हैं। हम उन कंट्रीज में से नहीं हैं जहां इलेक्शन के बाद कोई अदालत में पंचायत करने जाता है। arbitrate in court. Okay, we don't have any. हमारी कोई पेंडिंग बातचीत भी नहीं है। And और अब वास्तव में जहां ये कहते हैं कि मैं हमारे बारे में फैसलों पर जजमेंट करूंगा, अब मेरी डेमोक्रेसी की भावना वोटर है, जो ये डिसाइड करने वाले हैं। voters. Now, my sense of democracy is the voters supposed. और ये हमें सच में काफी चिंतित करता है, It worries us. It worries us because look, we are क्योंकि देखिए हम एक ऐसी कंट्री है जो कोलोनियलिज्म से गुजरे हैं। हम ये जानते हैं कि जब आपके पॉलिटिक्स में बाहरी इंटरफेरेंस होता है तो क्या होता है। in whatever, guys. अगर आप इसी तरह की डराने वाली बातें करते हैं तो लाखों लोग सिटीजनशिप से वंचित हो जाएंगे। Millions of people will be deprived. ये एक्चुअली में एक सोशल फैब्रिक को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि कोई व्यक्ति आप पर बिलीव करता है और जिस तरह से आप एक ऑपरेशन के साथ वापस करते हैं, आप इसे एक्सीडेंट के लिए नहीं छोड़ते हैं। And by the way, you back it up with an operation. इसीलिए आप इस तरह का डर साइकोसिस क्रिएट करते हैं और फिर आप इसका यूज अपने ओरिजिनल जजमेंट को वैलिडेट करने के लिए करते हैं। Judgment. So, I do think इसीलिए आज मैं ये सोचता हूँ कि डेमोक्रेसी क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबल प्रोसेस कैसे काम करता है, इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या है, ये रियल इश्यूज हैं जिन पर हमें डिबेट करने की जरूरत है। how global processes work. These are real issues which need to be debated. फ्रैंकलिन लाइटेनमेंट वॉकिन ने कमेंट किया है, इंडिया ने मोदी जी के साथ जो पावरफुल स्टैंड अपनाया है उसे कोई डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है, वो प्रो हिंदू नहीं है, वो किसी के भी सपोर्टर नहीं है, वो न्यूट्रल है और डेफिनेटली उन्होंने हिंदुओं को कोई पार्शियल बिहेवियर नहीं दिया है। वो पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल, निष्पक्ष और जीरो करप्ट है। उनकी इमेज सबसे अच्छी है। कोई भी पॉलिटिशियन, यूरोपियन वेस्टर्न फ्रेंड्स जो इंडिया में किसी को नहीं जानते थे, वो मोदी जी को जानते हैं। इम्प्रेसिव, यही वो इमेज है जिसे हम चाहते हैं। वो इकोनॉमिक सर्ज है जिसकी हमें जरूरत है। अगला कमेंट है स्टिंग स्टरिकर इंस्की का। ये कहते हैं कि वेस्ट में डेमोक्रेसी के लिए एक वर्ड है, डोमिनियन। कोई भी ये बिलीव नहीं करता है कि वोटिंग कॉर्पोरेट लाई नहीं है। मुझे लगता है कि जॉर्ज सोरोस के लिए ओपन सोसाइटी का मतलब ये है कि वो झूठ से इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए ओपन है। अगला कमेंट है इजाबेल ब्लैंको का। दिस गाय इज सो गुड। मैं इंडिया में उनके होने से एंजॉय करती हूँ और मुझे खुशी है कि मैं उनसे सहमत हो सकती हूँ। मुझे लगता है कि हम एक ही साइड में हो सकते हैं। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगला कमेंट है यूजर OE7IRBD5 का।
ये कहते हैं कि जितना ज्यादा वेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट पर अपनी ग्रिप खोता है, उतना ही ज्यादा डिलीरियस और खलनायक बनता जाता है। वैसे ये बात तो बिल्कुल सच है कि वेस्ट से अपनी हार और इंडिया की जीत बर्दाश्त नहीं हो रही है, उनसे इंडिया का ग्रोथ देखा नहीं जा रहा है। अगला कमेंट है आस्था का। ये कहती है कि मुझे खुशी है कि इंडिया के पास जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर है। सोरोस और उनके एब्सोल्यूट बीएस के लिए ये काफी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जयशंकर किसी भी मुश्किल सवाल का बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं और वो बिल्कुल सही जवाब देते हैं। वो एक बहुत ही क्लेवर गाय हैं और वो उन जवाबों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं और वो बिल्कुल सच कहते हैं। अगला कमेंट है कॉन्शियसनेस रिनेसेंस का। ये कहते हैं कि वो एक एविल है, वो पॉप हेड है। उसने अमीर बनने के लिए अपने हंगेरियन कंट्री को बैंकरप्ट कर दिया। उसके पास कोई सोल नहीं है और वो एविल है। कोई उसे उसके मिजरी से बाहर क्यों नहीं करता है? In the last 2 years, you've been blamed for financial collapse of Thailand, Malaysia, Indonesia, Japan, and Russia. All of the above. All of the above. Yeah. Are you that powerful? No, I think there's a great misunderstanding. I am basically there to make money. I cannot and do not look at the social consequences of what I do. As a competitor, I've got to compete to win. As a human being, I am concerned about the society in which I live. Which George Soros am I talking to now? The amoral George Soros or the moral George Soros? It's one person. It's one person who at one time engages in amoral activities and at the rest of the time tries to be moral. जॉर्ज सोरोस का बॉर्न हंगरी में हुआ था और फिर वो चले गए यूएसए और उन्होंने वहाँ पर पैसे कमाए। स्टार्टिंग में इनके पास इतने पैसे नहीं थे। इन्होंने स्टार्टिंग में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए और एक टाइम पर इनके पास काफी सारे पैसे थे। इनके ऊपर कई बार ये आरोप भी लगाया गया है कि ये अपने प्रॉफिट के लिए दूसरी कंट्रीज के इकोनॉमी को बर्बाद कर देते हैं, उन कंट्री की गवर्नमेंट्स को बर्बाद कर देते हैं। और उन सवालों पर जॉर्ज सोरोस ने ये जवाब भी दिए थे कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, उन्हें बस पैसे कमाने से मतलब है। अब एक टाइम पर इनकी सोच तो बिल्कुल ऐसी ही थी, मगर न जाने अब इनके दिमाग में क्या चल रहा है। और आपने वीडियो में तो देखा ही होगा कि जयशंकर ने भी कहा कि लोगों की पुरानी आदतें बहुत ही मुश्किल से जाती हैं। अगला कमेंट है सैन 2002 कॉट का। ये कहते हैं कि सोरोस इज अ बास्टर्ड। उन्होंने नाजीज के साथ काम करके अपने ही परिजनों को लूटा। अगला कमेंट है काना प्रशांत का। ये कहते हैं कि मिस्टर सोरोस, हम समझते हैं कि आपकी जुबान फिसल गई थी। आपको रियली में एक मेंटल मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। मैं मिस्टर जयशंकर के नॉलेज और एक्सपीरियंस और डेमोक्रेसी की काफी रिस्पेक्ट करती हूँ। मिस्टर जयशंकर ने जॉर्ज सोरोस जैसे वेस्टर्न हिपोक्रेटिक टू फेस्ड लोगों को काफी अच्छी तरीके से जवाब दिया है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हर बुजुर्ग इंसान रिस्पेक्ट के लायक नहीं होता और वेस्ट में ऐसे काफी लोग हैं। वेस्ट और यूरोपियन कंट्रीज इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती कि इंडिया एक सुपर पावर बनेगा। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये पृथ्वी पर शांति चाहते ही नहीं है। अगला कमेंट है BSH वेथा का। ये कहते हैं कि ओल्ड, रिच, ओपिनियटेड और डेंजरस मॉन्स्टर के लिए इससे ज्यादा अच्छा वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आता। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सीरियसली चेंज हो रही है। इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देने के लिए एस जयशंकर जैसे फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो इन हिपोक्रेटिक के स्टेटमेंट्स का सही रिप्लाई देते हैं, जिन्होंने पिछली सेंचुरीज में इंडिया के साथ काफी कुछ किया है। अगला कमेंट है शोक नंदू निशान का। ये कहते हैं गुड, ये मुश्किल समय को दूर करने और इंडिया और हिंदू के इम्पोर्टेंस और एजेंडे को आगे बढ़ाने का समय है। अगला कमेंट है तुलसी राणा का। ये कहते हैं कि सोरोस उन वेस्टर्न हिपोक्रेटिक्स में से है जो इंडिया को उनके अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं। भले ही सोरोस इंडिया को अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं, मगर इंडिया जैसी लार्ज और डेमोक्रेटिक कंट्री को अपने अंगूठे के नीचे नहीं दबा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता अपनी सरकार खुद चुनती है और उन्हें किसी US बेस्ड संगठन की और एक 92 साल के ओल्ड, रिच, ओपिनियटेड पर्सन की जरूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।